हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो ये हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर का एक डायग्राम है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर जो सबसे पहले इन्वेंट किया था वो दो स्वीडिश इंजीनियर्स थे, कार्ल मुंटर और वॉन प्लेटन। 1930 में से इन्होंने इन्वेंट किया था। और कब जो इन्वेंट किया था, जब वो अपनी अंडर ग्रेजुएट की स्टडी कर रहे थे। कहाँ स्टडी कर रहे थे वो? रॉयल इंस्टीट्यूट थर्ड टेक्नोलॉजी का स्टॉकहोम में। तो ये जो उनको आइडिया आया था, वो आइडिया उन्होंने इसलिए लगाया था, इससे पहले जो हमारा एब्जॉर्प्शन सिस्टम उन्होंने देखा था, तो वो एब्जॉर्प्शन सिस्टम इस तरीके का था, उसका ब्लॉक डायग्राम। तो ये हमारा जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम था, उन्होंने सोचा किसी तरीके से जो हमारा एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, इसमें से अगर हम इस पंप को रिमूव कर दें, अगर इस पंप को हम रिमूव कर दें, रिप्लेस कर दें, तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम है बिल्कुल नॉइसलेस हो जाएगा। मतलब इसमें से अब कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होगा, तो शोर बिल्कुल नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इसको पंप को रिप्लेस कर दें तो कैसा रहेगा। तो यहीं से उनको आइडिया मिला 3 फ्लूइड रेफ्रिजरेटर सिस्टम का, जिसको हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर सिस्टम भी बोलते हैं। तो उन्होंने फिर ये इन्वेंट किया और ये इस तरीके से हमें आइडिया दिया। तो इसको इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके इस आइडिया को सबसे पहले जो डेवलप किया था वो इलेक्ट्रोलक्स कंपनी थी इंग्लैंड की, उसने डेवलप किया था, या उसने पहले टेस्ट किया था, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर सिस्टम भी बोलते हैं। और 3 फ्लूइड रेफ्रिजरेटर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें अपने 3 फ्लूइड यूज़ करते हैं। वो 3 फ्लूइड कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका अमोनिया, दूसरा होता है वाटर और तीसरा होता है हमारा हाइड्रोजन। अमोनिया को हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, वाटर को हम एज ए एब्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं, जो अमोनिया को एब्जॉर्बर में अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम यहाँ पर अमोनिया का एवोपरेशन रेट इंक्रीज कर सकें। तो चलिए अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। पहली बात तो हम ये समझ लें अच्छी तरीके से कि इसमें क्योंकि पंप नहीं लगा हुआ है, तो जितने भी आपके ये कंपोनेंट्स हैं, इन सबका जो टोटल प्रेशर है वो सबका क्या होगा? सेम होगा। मतलब कि कह लें कि जनरेटर का जो प्रेशर है वो भी सेम होगा, कंडेंसर का जो प्रेशर है टोटल प्रेशर वो भी सेम होगा, एवोपोरेटर का भी टोटल प्रेशर सेम होगा, और एब्जॉर्बर का भी टोटल प्रेशर सेम होगा। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि सब जनरेटर में हमारा क्या आएगा, यहाँ से सोल्यूशन आएगा। इससे पहले भी हम लोगों ने जब एब्जॉर्प्शन सिस्टम पढ़ा था अपना सिंपल वाला, तो जनरेटर में हमारा क्या आता था? स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आता था, अमोनिया और काय का? वाटर का, एक्वा अमोनिया, स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया सोल्यूशन। तो जनरेटर से जब हमने उसे हीटअप किया, तो ये जनरेटर से हमारी अमोनिया की वेपर और वाटर वेपर ये दोनों आगे की तरफ जाएंगी। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस भी किया था कि अमोनिया वेपर के साथ साथ हम वाटर को आगे नहीं भेज सकते कंडेंसर में, क्योंकि इसके कई सारे हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है? वाटर सेपरेटर लगाया है। वाटर सेपरेटर में जैसे ही हमारा अमोनिया और वाटर आएगा, तो यहाँ पर से वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा इसमें आते आते, और अमोनिया की जो वेपर है वो खाली यहाँ से निकल के कहाँ चली जाएगी? कंडेंसर में आ जाएगी। और वाटर जो बचेगा यहाँ पर वीक सोल्यूशन इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि अमोनिया सारी की सारी तो आगे जाएगी नहीं, कुछ इसमें कुछ पोर्शन अमोनिया का भी कह लें कंडेंस रह जाएगा, या इसमें वाटर के साथ वो भी पीछे की तरफ एब्जॉर्बर में आ जाएगा। तो ये जो जितना भी यहाँ पे मूवमेंट होगा, इस अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जितना भी फ्लूइड का मूवमेंट होगा इसमें वो ग्रेविटी की वजह से होगा। तो यहाँ पर देखिए वाटर सेपरेटर हमारा ऊंचाई पे लगा हुआ है और एब्जॉर्बर नीचे है, तो वाटर सेपरेटर से जो वीक सोल्यूशन आएगा वो ग्रेविटी की वजह से एब्जॉर्बर में आ जाएगा। और यहाँ से अमोनिया वेपर हमारी कहाँ जाएगी? कंडेंसर में। कंडेंसर में हम इसको कंडेंस करा लेंगे, इसकी हीट रिजेक्ट करके अमोनिया वेपर को खाए में कन्वर्ट कर लेंगे लिक्विड अमोनिया में। उसके बाद लिक्विड अमोनिया कहाँ आएगी? हमारी एवोपोरेटर में। यहाँ पर देखिए हमारी एक्सपेंशन वाल्व नहीं लगी हुई है, तो सीधे लिक्विड अमोनिया कहाँ पर आ जाएगी? एवोपोरेटर में। अब जब लिक्विड अमोनिया एवोपोरेटर में आएगी, तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड फ्लूइड हमने यूज़ किया हाइड्रोजन, वहाँ पे इसका वर्क शुरू होगा। कैसे शुरू होगा वर्क? जैसे देखिए लिक्विड अमोनिया यहाँ पर आएगी एवोपोरेटर में, हम इधर से हाइड्रोजन गैस को भी फीडअप कराएंगे। फीडअप मतलब हम इस हाइड्रोजन गैस को भी एवोपोरेटर में भेजेंगे। तो अब क्या होगा कि जो अमोनिया है, क्योंकि हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो हाइड्रोजन क्या होती है? लाइटेस्ट गैस होती है यूनिवर्स में, मतलब सबसे हल्की गैस है ये। और एवोपोरेटर में जैसे ही जाएगी तो अमोनिया जो है का लो प्रेशर पे वो इसको हाइड्रोजन गैस एवोपोरेट करा देगी। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। क्या एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं? सपोज करिए
जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का जो टोटल प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा कंडेंसर था, क्या कंडेंसर जो था हमारा वो कितना प्रेशर था उसका, वो 15 बार पे था। उसका प्रेशर कंडेंसर का कितना था, 15 बार। तो जो टेम्परेचर होगा अमोनिया का, क्योंकि कंडेंसर में क्या गई थी, अमोनिया, तो अमोनिया का हम मान लेते हैं टेम्परेचर, सेचुरेशन टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा, 38.7 डिग्री सेल्सियस। अब जब कंडेंसर का प्रेशर, टोटल प्रेशर 15 बार है, तो जब मैंने कहा था सबका सारे कंपोनेंट्स का टोटल प्रेशर सेम रहेगा, तो ऑब्वियसली एवोपोरेटर का भी जो टोटल प्रेशर है वो कितना होगा आपका, 15 बार होगा। तो एवोपोरेटर का भी टोटल प्रेशर कितना होगा, 15 बार, 15 बार। अब देखिए, क्योंकि एवोपोरेटर में हमारे दो फ्लूइड्स हैं, एक हाइड्रोजन हमने जो इधर से भेजी है नीचे से, और जो अमोनिया ऊपर से आ रही, लिक्विड अमोनिया। तो अब एवोपोरेटर में हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा वो हम मान लेते हैं कितना होगा, 14 बार। उसकी वजह से प्रेशर होगा 14 बार। और अमोनिया का जो प्रेशर होगा, ये हम एग्जाम्पल से आपको दे के समझाना है कि सपोज कर लीजिए कि ये कंडीशन होगी हमारी, और अमोनिया का जो प्रेशर होगा लिक्विड अमोनिया का, उसकी वजह से प्रेशर कितना बचेगा, 1 बार। ठीक है, हाइड्रोजन की वजह से 14 बार और अमोनिया की वजह से 1 बार, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, 15 बार। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल प्रेशर जो है वो क्या है आपका, 15 बार ही है। एवोपोरेटर का भी कंडेंसर प्रेशर के बराबर ही 15 बार है, मगर अमोनिया का जो प्रेशर है वो कितना है आपका, 1 बार। तो अगर आप 1 बार पे अमोनिया का सेचुरेशन टेम्परेचर देखें, तो वो सेचुरेशन टेम्परेचर 1 बार पे अमोनिया का कितना हो जाएगा, कि 1 बार अगर आपका अमोनिया है तो उसका जो सेचुरेशन टेम्परेचर होगा, टी सेचुरेशन ऑफ अमोनिया, वो कितना हो जाएगा, -33 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अमोनिया जो है अगर उसका टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो एवोपोरेट कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब अमोनिया जो है वो लो टेम्परेचर के लिए भी हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो अब देखिए, जब यहाँ पर से अमोनिया यहाँ पर आई, किसमें, लिक्विड अमोनिया एवोपोरेटर में आई, और नीचे से हाइड्रोजन गैस ऊपर गई एवोपोरेटर में, तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन गैस की वजह से अमोनिया जो है वो अपने पार्शियल प्रेशर पे ही क्या कर जाएगी, एवोपोरेट हो जाएगी। और एवोपोरेटर में जो भी आपने अपना सब्सटेंस रखा हुआ है वहाँ से ये हीट एक्सचेंज कर लेगी, और हीट एक्सचेंज करके अमोनिया और हाइड्रोजन जो है वो कहाँ आ जाएगी, हीट एक्सचेंज करके वेपर बन जाएगी, और अमोनिया और हाइड्रोजन जो है वो कहाँ, यहाँ से आ जाएगी, एब्जॉर्बर में आ जाएगी। ठीक है, तो एब्जॉर्बर में अब यहाँ पर आई, देखिए एब्जॉर्बर नीचे लगा हुआ है, तो ये भी आ गई एब्जॉर्बर में। अब जैसे ही एब्जॉर्बर में नीचे आई, तो एब्जॉर्बर में हमारा क्या फिल है, एब्जॉर्बर में हमारा है वाटर। और जो मैंने लास्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था अपना एक्वा अमोनिया एब्जॉर्प्शन सिस्टम या फिर सिंपल एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि वाटर और अमोनिया में आपस में एब्जॉर्ब होने की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, कि जैसे ही आप वाटर का कम टेम्परेचर पे लाएंगे तो अमोनिया उसके अंदर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जैसे ही अमोनिया यहाँ पर आई, अमोनिया क्या हुई, उस वाटर में एब्जॉर्ब हो गई, और हाइड्रोजन वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर से निकल के दोबारा फिर कहाँ चली गई, एवोपोरेटर में चली गई, और इधर से लिक्विड अमोनिया फिर से यहाँ पर आकर उसको एवोपोरेट कर दिया। तो हाइड्रोजन ने एक तरीके से कह लें कि यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स का काम किया, हाइड्रोजन जो है वो ड्राइव करा रही है इनको। अब यहाँ पर क्या हुआ, एब्जॉर्बर में एब्जॉर्ब हो गई, और इधर से आपका वीक सोल्यूशन में ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर आ गया था। ठीक है, अब एब्जॉर्ब होने के बाद फिर ये हमारा क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एब्जॉर्ब हो गई और स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बन गया। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन में फिर देखिए जनरेटर नीचे की तरफ लगा रखा है मैंने यहाँ पे, तो जनरेटर जब नीचे की तरफ लगा हुआ है तो इसमें भी यहाँ पर ग्रेविटी की मदद से एब्जॉर्बर से स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हमारा कहाँ आ जाएगा, जनरेटर में आ जाएगा, और फिर ये साइकिल हमारी इसी तरीके से पूरी चलती रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारा फ़ायदा ये हुआ वो ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर हमने पंप को अपना पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। अब ये जो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर सिस्टम है, ये क्या हो जाएगा कि पंपलेस सिस्टम हो गया। और पंप यानी कि इकलौता एक मूविंग पार्ट था इसमें, क्योंकि कंप्रेसर ऑलरेडी नहीं होता है, तो एक इकलौता मूविंग पार्ट भी जो हमने हटा दिया, तो ये पूरा हमारा सिस्टम क्या हो गया, नॉइसलेस हो गया। मतलब अब किसमें, इस सिस्टम में किसी भी तरीके का कोई शोर नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर सिस्टम, जिसे हम लोग 3 फ्लूइड सिस्टम भी बोलते हैं। तो एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जनरेटर में आपका स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आया एब्जॉर्बर से, और यहाँ पर हमने इसको जब
हीट अप किया तो यहाँ पर इसकी वेपर बनी, और वेपर क्या होगी, ऑब्वियसली ऊपर उठेगी, और ऊपर उठ के वो कहाँ चली गई, वाटर सेपरेटर में आ गई। यहाँ पर हम अगर चाहेंगे तो अपना थर्मोसाइफन बबल पंप सिस्टम भी बबल पंप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पर जैसे ही आई तो इस वाटर सेपरेटर में क्या हुआ, वाटर आपका जो था वेपर जो थी वो लिक्विड होके कंडेंस होके लिक्विड बन गई, और अमोनिया की जो वेपर थी वो आगे कंडेंसर में आ गई, और यहाँ से वीक सॉल्यूशन ग्रेविटी के थ्रू कहाँ चला गया, आपका एब्जॉर्बर में आ गया। कंडेंसर में हमने इसको कंडेंस करा के उसकी फेज चेंज कराई, और अमोनिया क्या बन गई, आपकी लिक्विड अमोनिया बन गई। अब वो लिक्विड अमोनिया डायरेक्टली कहाँ आ गई, एवोपरेटर में आ गई। देखिए यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व हमारी नहीं है, ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व हमारी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो अब यहाँ पर लिक्विड अमोनिया डायरेक्टली सीधे कहाँ आ जाएगी, एवोपरेटर में आएगी। तो एवोपरेटर में आने के बाद क्या होगा, डाल्टन्स लॉ जो होता है पार्शियल प्रेशर का, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके बताया था, वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर अमोनिया आई और पीछे से हाइड्रोजन गैस आई, जिसकी वजह से हाइड्रोजन अपने लोअर प्रेशर पे ही एवोपरेट हो जाएगी, और अमोनिया और हाइड्रोजन एवोपरेटर से निकल के कहाँ आ जाएंगे, एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में क्या होगा, अमोनिया को हमारा जो वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन के फिर वो ग्रेविटी की मदद से कहाँ चला जाएगा, जनरेटर में। और हाइड्रोजन क्योंकि वाटर में हमारी सॉल्युबल नहीं होती है तो वो वापस हमारी एवोपरेटर में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये इसकी पूरी साइकिल जो है हमारी चलती रहेगी। तो ये था हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर सिस्टम की वर्किंग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको इस वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप हमसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कमेंट में, आपकी क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।